स्वागत है आपका इंडिया की बात में। मैं अभिसार शर्मा और मेरे साथ हैं भाषा और मुकुल। और आज जिन तीन मुद्दों के साथ हम आपके सामने आए हैं, मुद्दा नंबर 1, राहुल अमेरिका में मगर उन पर हमला करने के लिए झूठ पर झूठ। मुद्दा नंबर 2, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एनकाउंटर पर उठे सवाल मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और मुद्दा नंबर 3, मणिपुर पर बोलने के लिए आखिर प्रधानमंत्री किस बात का इंतजार कर रहे हैं, वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मगर शुरुआत हम राहुल गांधी के साथ करेंगे। वाकई शॉकिंग है दोस्तों। राहुल गांधी अमेरिका में हैं मगर उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो आरक्षण पर कुछ बोलते हैं मगर यह कह दिया जाता है कि वो आरक्षण विरोधी है, जबकि उनका ऐसा बयान कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ यह कहते हैं कि चीन एक प्रोडक्शन हब है, तो पूरा गोदी मीडिया, तमाम जो भाजपा के नेता हैं, ये कहने लगते हैं कि वो चीन परस्त हैं। एक एक करके राहुल गांधी के खिलाफ झूठ का प्रचार, और बात वहां नहीं रुकती। भाजपा के एक नेता ने एक मंच से यह तक कह दिया कि जो हाल तुम्हारी दादी का हुआ था वो हाल तुम्हारा कर दिया जाएगा। मगर कोई गोदी मीडिया इस पर डिबेट नहीं करेगा। क्या राहुल गांधी के खिलाफ भीड़ खड़ी की जा रही है, जो अपने आप में बहुत शॉकिंग है। क्या इस मुद्दे का पंच बताएंगी भाषा। अभिसार, एक बात साफ है कि राहुल गांधी ने जो कहा अमेरिका में, ठीक उसी तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर्स कर रहे हैं। जिस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, वह बता रहा है कि वाकई लोकतंत्र पे खतरा कितना है। और साथ ही साथ राहुल गांधी से किस कदर डर गई है मोदी सरकार, या इसका भी नमूना है एक साधारण विजिट जहां पे वो बुनियादी सवाल उठा रहे हैं, वह भी हजम नहीं हो पा रहा है। और उस बहाने वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह रहे हैं, और न जाने किन किन अपशब्दों से उनको नवाजा जा रहा है। राहुल की ताकत भारतीय जनता पार्टी इस समय समझ गई है। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम लक्ष्मण रेखाओं को लांघ दिया है। अब पार्टी का एक नेता उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। आप एक व्यक्ति के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे हैं, उसके बयान को तोड़ मरोड़ कर। याद कीजिएगा, संसद के अंदर राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस की तरफ इशारा करके उनकी सोच को हिंसक बताया था, मगर प्रधानमंत्री खड़े होकर कहते हैं कि आप हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। वो नेता विपक्ष हैं, संवाद कीजिए, उनके तर्कों का जवाब दीजिए। आप तो हिंसा पर उतर आए। क्या है इस मुद्दे का पंच बताएंगे मुकुल। हाँ, मेरा भी ये मानना है साहब कि राहुल ने बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं जिन पर गौर किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो कहा कि चुनाव के बाद डर खत्म हो गया है, मेरा मानना है कि डर खत्म नहीं हुआ, डर कम जरूर हो गया है। हाँ, बीजेपी का डर जरूर बढ़ गया है इस पर, इसलिए उन पर हमले भी तेज हो गए हैं। भाजपा का एक नेता खुलकर एक मंच पर कह रहा है कि जो हालत तुम्हारी दादी की हुई थी, वही हाल राहुल गांधी का कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, मैं नहीं भूला हूं किसान आंदोलन में किसी एक किसान, जो कोई चेहरा भी नहीं था, उसने ऐसी बात कह दी थी। तब आपको याद है प्राइम टाइम में डिबेट हुआ था, किसानों को खालिस्तानी बता दिया गया था, क्या क्या नहीं कहा गया था उस एक वक्तव्य पर। यहां पर एक भाजपा का पूर्व विधायक ये सब कह रहा है, गोदी मीडिया में खामोशी है। सबसे बड़ी बात, यह भारतीय जनता पार्टी की सोच का परिणाम है कि आप झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, और नतीजा अब नेता प्रतिपक्ष की जान लेने की जो धमकी दी जा रही है। जी, और देखिए, इससे जो माहौल बनाने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो बहुत सुनियोजित है। वो पूरा टूल किट है जो सुबह एएनआई के बाइट से शुरू होता है और शाम को प्राइम टाइम डिबेट में खत्म होता है। और वहां पर एक नरेशन बिल्डअप किया जाता है कि असली स्टेटमेंट, अरे राहुल गांधी ने बोला क्या, वह तो चला दो आप। वो चलाने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप ये नहीं दिखा पाते हो कि डेमोक्रेसी के खतरे के बारे में बता रहे हैं। वह बता रहे हैं कि माइनॉरिटी के साथ आज ये हो रहा है, कल ये हो सकता है। आप उसे बताते हैं कि आज ही ये हो रहा है। और आरक्षण, मुझे तो हंसी आ रही थी एकनाथ शिंदे जी को देख के, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और वो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इससे एक चीज साबित होती है कि जो टूलकिट राहुल गांधी के खिलाफ और तकरीबन हर विदेश यात्रा पे शुरू होता है, जिसपे मनोज तिवारी सरीखे सांसद भी बोलते हैं,
उससे ये पता चलता है कि राहुल से डर भी है और ये कोशिश है कि उनकी असली स्टेटमेंट नीचे तक ना जाए, उनको तोड़ मरोड़ के दूसरे ढंग से पेश किया जाए। बिल्कुल। दरअसल मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सिखों पर उनका जो बयान है उसमें उन्होंने कहा क्या। उनसे सवाल पूछा गया था जिस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वो एक सिख के रूप में गुरुद्वारे जाने में सक्षम होगा। लड़ाई इसी के बारे में है और ये सिर्फ उनके लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए। मुकुल, सबसे पहली बात, यह बयान सिखों के खिलाफ नहीं है, भड़काऊ बयान नहीं है। यह इस देश में माइनॉरिटीज को लेकर क्या नजरिया रहा है पिछले 10 सालों में, उसको लेकर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। किसान आंदोलन याद है आपको? किसान सिंधु और टीकरी बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था। इस सरकार ने एफिडेविट में सुप्रीम कोर्ट में कहा था किसान आंदोलन में खालिस्तानी है। कौन अपमान कर रहा है सिखों का? सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री एक पुल पर फंस जाते हैं, 2 किलोमीटर दूर किसान संघर्ष कर रहे होते हैं और फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मैं किसी तरह से अपनी जान बचा कर आए हैं। सिखों को कौन जोड़ रहा है हिंसा के साथ? शर्म आती है इन लोगों को? लगातार, क्योंकि उनमें पंजाब में उनकी जमीन खिसक गई है। पंजाब में उनकी जमीन पहले भी नहीं थी, अकाली दल भी उनसे अलग हुआ, अकाली दल की भी जमीन खिसक गई है। तो किसी तरह हर चीज वो चुनाव और राजनीति के नजरिए से देखते हैं। मैं देख रहा था कि पंजाब में और उसके बाहर दिल्ली में भी इस बयान को लेकर सिखों के इतने प्रदर्शन किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वही आरक्षण के मसले पर हुआ। उन्होंने कहा कि आरक्षण कब खत्म होगा, कि जब सब बराबर हो जाएंगे, विषमता खत्म हो जाएगी। तो चीजों को तोड़ मरोड़ कर जो पेश किया जाता है। और मैं एक बात और जोड़ दूं कि बहुत आम लोग भी, क्योंकि मीडिया एक नरेशन बनाता है, बीजेपी एक नरेशन बनाती है, ये कहते हैं कि विदेश की धरती पर भारत के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए या हमारी कमियां या खूबियां नहीं बतानी चाहिए जो लोकतंत्र की हैं। मैं ये कहता हूं कि आज जब ग्लोबलाइजेशन का दौर है, क्या हमसे कुछ छिप सकता है? क्या यहाँ के हालात किसी और देश से छिप सकते हैं या किसी और देश के हालात? और नेता विपक्ष नहीं, नेता विपक्ष क्या जब बयान देंगे? मैं वही कह रहा हूं जाके कि अभी ट्रंप और कमला हैरिस की डिबेट हुई, क्या हमने नहीं सुनी? क्या उनके एक एक बयान हमें नहीं पता? तो यहां बोलें और वहां ना बोलें, मुझे लगता है कि अब हर जगह बोलने की जरूरत है। और दुनिया की तमाम, और वो केवल राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक बयान दे रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं। मैं आरक्षण के मुद्दे पर यहां आना चाहूंगा। भाषा आरक्षण पर देखिए, राहुल ने यह कहा कि भाई ये समाज जब बराबरी होगी तब हम सोच सकते हैं आरक्षण खत्म करने की बात। मगर उससे पहले उन्होंने पूरी एक रूपरेखा तैयार की थी कि आप देखिए बिजनेस हाउसेज में टॉप 200 बिजनेसमैन में कौन है दलित, कौन है ओबीसी। वो ये भी पूछ रहे हैं नौकरशाहों में देखो नुमाइंदगी नहीं है ओबीसी की। अरे पहले वो पृष्ठभूमि देखो ना, इनकी सोच देखिए क्या है। देखिए एक बयान को उठाकर झूठ बोलकर उसे फैलाना, एक आदमी के खिलाफ जनता को भड़काना। और देखिए कि सबसे दिलचस्प है, बिल्कुल सही कहा आपने अभी सर, कि राहुल गांधी इकलौते राष्ट्रीय नेता हैं जो देश में पिछले 2 सालों से जातिगत जनगणना के लिए बैटिंग कर रहे हैं। चुनाव में उसका रिजल्ट मिले ना मिले, ये बता रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से। और वो आरक्षण विरोधी कैसे हो सकता है? आरक्षण विरोधी, क्योंकि ये जो एक ड्रामा है ना, भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक ड्रामा पार्टी में तब्दील हो जाती है कि आप छोटे छोटे शब्द निकाल के उन्हें कट पेस्ट करके, नहीं ड्रामा से ज्यादा एक बहुत ही खतरनाक सोच है भाषा। मैं कह रही हूँ कि ये ड्रामा कि आप एकनाथ शिंदे को उतारते हैं, क्यों? क्योंकि आपका वहां पे चुनावी सियासत है। आप देखिए कि ये जो सारा नरेशन बिल्डअप है कि ये देश के खिलाफ है। और मैं दूसरी चीज कहना चाहूंगी जिसका मुकुल ने भी जिक्र किया, आप भी कह रहे हैं, सवाल है नेता प्रतिपक्ष का काम देश में और विदेश में एक ही है। और पहले नेता प्रतिपक्ष नहीं है, हमने इससे पहले भी भाषण सुने हुए हैं। मोदी जी का भी भाषण सुना हुआ है देश में और विदेश में। मोदी जी तो मुख्यमंत्री थे, मोदी जी तो प्रधानमंत्री बनने के बाद कहते थे किस देश में आ गए, क्या आ गए। वो एनआरआईज का जिक्र करते उन्होंने भाषण दिया था ना। अभी मैं कह रही हूँ कि अभी जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें भी बताया कि 2014 से पहले देश का क्या हाल था बतौर पीएम। आप कैसे बोल सकते हैं इस देश के बारे में कि 75 साल में कुछ नहीं हुआ, 14 के बाद से कहानी चली? क्या वो देश के खिलाफ मामला नहीं कि अंधेरा था, गांव में बिजली नहीं थी, मैंने ये किया, मैंने ये किया? लेकिन मेरा मामला है कि डेमोक्रेसी के मुद्दों पर बात हर जगह होनी चाहिए और इस पे चिंता करने के बजाय वो मणिपुर पे चिंता करते कि आप लोकतंत्र को क्या कर रहे हैं। और इसमें राहुल ने साफ भी किया, दोबारा उनका एक वीडियो आया, उन्होंने कहा कि मैं तो आरक्षण की सीमा 50% से भी ऊपर ले जाना चाहता हूं, तो मैं आरक्षण विरोधी कैसे? और नहीं, और सबसे शॉकिंग तो नहीं, मैं हास्यास्पद कहूंगा, वो एक
तर्क दे रहे थे कि एक जमाना हुआ करता था, चीजों का उत्पादन अमेरिका में होता था, फिर वो शिफ्ट किया जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ और चीन की तरफ, और वो एक फैक्ट है। राहुल गांधी उस मॉडल की बात कर रहे हैं कि अगर भारत में वो प्रोडक्शन हो तो यहां पर बेरोजगारी दूर हो सकती है। मगर साहब देखिए, बाकायदा जोशी जी की तरफ से टूल किट आ जाता है, प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से, और देखिए सारे गोदी मीडिया में चीन परस्त, चीन परस्त, चीन से क्यों है मतलब मोहब्बत। उल्टी बात कहना। उन्होंने तो ये भी किया था, मैं बता दूंगा अपने दर्शकों को, कि जो मोदी जी का भाषण था कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, वो राहुल पर चिपका दिया था। तो ये हाल है, कोई टुकड़ा उठाया आपने और आपने उस बात का बतंगड़ बनाया और उसे अनर्गल या उल्टे अर्थों में पेश किया। ये पूरी की पूरी टूल किट। और मुझे इस पे भी थोड़ी सी अफसोस भी हुआ, मायावती भी इसमें कूदी आरक्षण के मुद्दे पर, जबकि वो बिल्कुल खामोश रही तमाम मुद्दों पर। तो वही बात है कि वो आरक्षण, ये कोई भी आम आदमी, कोई भी समझदार आदमी यही कहेगा कि आरक्षण कब तक रहेगा, कि भाई जब तक विषमता है। नहीं, और सबसे बड़ी मैं चाइना की बात कर रहा हूं इस वक्त भाषा। देखिए, अब अगर आप इस तरह से करोगे तो फिर आप पर भी तो वार आएगा ना। मैं नहीं भूला हूं, प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 14 बार चीन गए थे जी। उनका एक पुराना वायरल बयान है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि हम चीन के साथ साझेदारी कर रहे हैं गुजरात के अंदर, फिर हम मेडल जीतेंगे स्पोर्ट्स के मुद्दे पर। गुजरात की पृष्ठभूमि में कहां मेडल जीता, क्या हुआ? तो उन्होंने झुलाया। सबसे बड़ी बात, चीन को लाल आंख दिखाया, उन्होंने झुलाया। तो बताओ, प्रधानमंत्री झुलाया, झूला तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद झुलाया। लेकिन अभिसार, यहाँ बुनियादी चीज जो मुझे दिखाई दे रही है वह यह है कि टूल किट बेसिकली भारतीय जनता पार्टी को डर लग गया है राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी से, और जिन मुद्दों को वो उठा रहे हैं उन मुद्दों को जमीन तक पहुंचने से। इसलिए सबसे पहले कोशिश होती, देखिए वो मुंह खोलते हैं और यहां टूल किट स्टार्ट हो जाता है कि इसका काउंटर कैसे किया जाए, इसका ये जवाब दिया जाए, ये झूठ बोला जाए, और हर मुद्दे पर झूठ बोला गया है। कहीं से भी उनका जो रियल स्टेटमेंट है वह नहीं दिखाया गया, मीडिया में नहीं दिखाया गया। यहां तक कि अखबारों में, आज इंडियन एक्सप्रेस में फर्स्ट पेज में पहले दिन राहुल गांधी लिया, वह भी बीजेपी ने जो आलोचना की वह आलोचना के साथ स्टोरी शुरू हो रही है। अरे पहले आप ये तो दिखाओ कि राहुल गांधी ने बोला क्या, उसके बाद आप, तो ये नरेशन बिल्डअप है। और राहुल गांधी का जो कद बढ़ रहा है उसे कंट्रोल और उसे बदनाम करके नीचे पहुंचाने की पूरी की पूरी सुनियोजित, मैं कह रही हूं कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो डाउनफॉल देखना चाहता है। ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म की बात यहां भाषा कर रही हैं, ये हमें दिखाई देता है। आपको याद होगा संसद के अंदर लाइव हुआ ये सब, राहुल गांधी प्रधानमंत्री की तरफ इशारा करके उनकी हिंसक सोच की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री खड़े होते हैं, आप हिंदुओं को हिंसक नहीं बता सकते। आप देखिए ये सोच चल रही है, ये सब लाइव होता है। एक व्यक्ति के खिलाफ टूल किट, मतलब ये बौखलाहट है। नहीं तो वो ये संवाद होगा नेता प्रतिपक्ष के साथ, मोदी यानी हिंदू, और वो बीजेपी के खिलाफ। वो तो वोटर्स को भी, अगर कोई बीजेपी का वोटर्स नहीं है तो उसे भी हिंदू के खिलाफ बताता है। तो बीजेपी, उन्होंने अपने आप को हिंदुत्व और हिंदू में अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की है। तो यही खतरनाक है। वो सोचते हैं कि मोदी हिंदू और मोदी का विरोधी हिंदू विरोधी, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज इक्वल टू इंडिया। मतलब आप मौजूदा सरकार की आलोचना नहीं करेगा विपक्ष, तो क्या उनकी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाएगा या अटल बिहारी वाजपेयी के पास पहुंच जाएगा? मतलब क्या करेगा? नहीं, और बताए भाषा, सबसे शॉकिंग ये है कि जो प्रधानमंत्री का अंदाजे बयां, भाजपा का अंदाजे बयां, उनकी जो दो रुपल्ली ट्रोल्स है ना, वैसा होता जा रहा है। वो फर्क हम नहीं देख रहे हैं जी। वही हाव भाव, जो वाहियात चीजें उनके ट्रोल्स बात करते हैं, फिर वही बात उनके मंत्री और फिर कभी कभी प्रधानमंत्री भी करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और लिंक है, देखिए कि कैसे एजेंडा सेट होता है कि उनको एंटी हिंदू स्थापित किया जाए, एंटी नेशनल। मतलब यहाँ गिरिराज सिंह क्या बयान देते हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और आप इस तरह का बेहुदा बयान दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि अपनी दादी से मिलेंगे तब आप समझेंगे। मतलब आरएसएस पर बात करना एंटी नेशनल हो गया है, बीजेपी पे बात करना एंटी नेशनल हो गया है। दरअसल देशभक्ति की जितनी भी बातें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में एंटी नेशनल है। वाकई बहुत शॉकिंग है जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला किया गया, और ये राजनीति के लिए सही नहीं है, क्योंकि नेता विपक्ष के साथ आपको संवाद कायम करना चाहिए। मगर आपने क्या किया हुआ है, उसके खिलाफ एक झूठा प्रचार, उसमें लगा दिया अपने प्रचार तंत्र को और अपनी गोदी मीडिया को, जो अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है। और अब हम रुख करना चाहते हैं दूसरे अहम मुद्दे का। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर में मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद बवाल हो गया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ
इस एनकाउंटर पर स्काफ गोही से जवाब देने के बजाय उस पर मजाक बना रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में लगातार चला आ रहा है कि अगर तो आप उस जाति के हैं जिस जाति से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आते हैं तो आपके प्रति नरमी बरती जाएगी, वरना आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये सवाल उठ रहे हैं। और इसके अलावा ब्यूरोक्रेट्स और गैंगस्टर्स के बीच जो रिश्ते हैं उसने इससे भी उजागर किया है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। हाँ, मेरा मानना है कि सवाल क्यों ना उठे, क्योंकि जब योगी जी बिल्कुल चिन्हित करके अपनी बात कहते हैं और चिन्हित करके ही उसका सियासी फायदा लेना चाहते हैं तो हर एनकाउंटर, हर बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठेंगे। और ये मंगेश यादव ही नहीं, उन्होंने अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इनकी मौत को भी अपने राजनीति के लिए भुनाने की कोशिश की, तो उनकी फिर ऐसी किसी भी कार्रवाई पर सवाल तो उठने ही लाजमी हैं। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है अभिसार कि जिस तरह से एनकाउंटर किए जा रहे हैं, जिस तरह से बुलडोजर वाले एनकाउंटर चल रहे हैं, वे एक बुनियादी सवाल उठा रहे हैं कि यह कानून का शासन नहीं है। और जिस तरह से अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, वह बहुत सिग्निफिकेंट है कि विपक्ष आज की तारीख में कम से कम ये हिम्मत दिखा रहा है उत्तर प्रदेश में कि वो बोले कि यह गलत हुआ है। अगर कोई दोषी था तो एक प्रोसेस के तहत उसे सजा दी जानी चाहिए, वरना यह अन्याय है, इनजस्टिस है। यह एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो सारे विपक्ष को उठाना ही होगा। अभिसार, क्या है इस पे आपका पंच? इस मुद्दे पर मेरा पंच यह है कि सुल्तानपुर में जो एनकाउंटर हुआ है उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह से एटीएफ के जो ऑफिसर्स हैं चप्पल पहन के एनकाउंटर कर रहे हैं, उन पे ढेरों सवाल उठ रहे हैं, मगर उन सवालों का जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर ताना मार रहे हैं कि आप एक अपराधी के साथ हैं। क्या मंगेश यादव के खिलाफ गंभीर अपराध थे या अपराध दर्ज हैं? नहीं, मगर आप एक एनकाउंटर जिस पर सवाल उठ रहे हैं उस पर मजाक बना रहे हैं, उस पर आप हंस रहे हैं। आपके अंदर की जो संवेदनहीनता है, ये वाकई भाषा शॉकिंग है। जिस तरह से मंच पे खड़े होकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उस पर हंस रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों के साथ है, तो वो जो डकैती थी उसका जो सरगना था वो इनका स्वजाती था। उसने नाटकीय ढंग से अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण था, आपने देखा? हाथ में हथकड़ी भी नहीं थी, बिल्कुल आराम से उसका हाथ ऐसे पकड़ के ले जाया जा रहा था। जनता के सामने खुलेआम ये सब हो रहा है। सबसे बड़ी बात हम ये देख रहे हैं कि अभी 10 सीटों में उपचुनाव होने, वहां से आपने यादवों को हटा दिया, ऑफिसर्स को, मुसलमानों को हटा दिया, कुर्मियों को हटा दिया, पासियों को हटा दिया। खुलेआम घोर एक तरह से पक्षपात दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो एनकाउंटर है ना अभिसार, क्योंकि इसमें जो मुख्य सरगना जिसने सरेंडर किया, उसकी जो सरेंडर की पूरी प्रक्रिया है वह भी इसलिए क्योंकि सीसीटीवी कैमरा में वही कैद हुआ है। लिहाजा सबसे बुनियादी जो सवाल है सिर्फ इसी का नहीं, आप याद करिए कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक वीडियो आता है जिसमें कुछ लोग बाइक के ऊपर बैठे हुए हैं, एक कपल जा रहा है और उसमें लड़की को खींचा जाता है। उस मामले में जिसको गिरफ्तार किया गया और योगी जी ने विधानसभा में खड़े होकर मजाक उड़ाया कि ये यादवों का और मुसलमानों का नहीं, उन्होंने कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं जो पकड़े गए, टर्म इस्तेमाल किया। इन पर बुलेट एक्सप्रेस चलेगी, बुलेट एक्सप्रेस चलेगी, बुलडोजर चलेगा। तो और पता चला कि सारा मामला फर्जी था, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको बाद में छोड़ा गया। तो ये जो एक फर्जी नरेशन बिल्डअप करने की कोशिश है मुसलमानों और यादवों के खिलाफ, मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर इस पर क्वेश्चन नहीं उठाया गया, क्योंकि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं उठाएगा, लेकिन बाकी जो मीडिया है उसका सवाल उठाना, उसका टेलीकास्ट करना और समाजवादी पार्टी का इस पर जमीन पर उतरना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो अब बेलगाम है। और 10 सीटों पे जो चुनाव है उसमें अखिलेश ने तैयारी। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का पक्षपात हम साफ तौर पर देखते हैं, उनके लहजे में जो नफरत दिखाई देती है, उनके जुबान में, उनकी भाषा में जो दिखाई देता है। लखनऊ वाले उस छेड़खानी वाले वीडियो पर जिस तरह से वो यादवों पर, मुसलमानों पर तंज कस रहे हैं। फिर उनकी सरकार, जिसका जिक्र अभी मैंने किया, फरमान जारी करती है कि भाई चुनावों में यादव, मुसलमान और पासी और कुर्मी जो पृष्ठभूमि के ऑफिसर्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। ये एक स्टेट कर रहा है मुकुल, एक स्टेट कर रहा है, उसमें लगा हुआ है,
कोई लगाम नहीं है और उसे उपलब्धि के तौर पर, तमगे के तौर पर लेके घूम रहे हैं मुख्यमंत्री। तो लगाम इसलिए नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बुलडोजर पर क्या किया, आप सबने सुना देखा कि अगर दोषी भी है तब भी आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते। ऐसी एनकाउंटर, अगर वो दोषी भी है तब भी आप उसे इस तरह नहीं मार सकते फर्जी एनकाउंटर में, आपका एक प्रोसेस है। लेकिन वो लगातार इस बात को अपनी यूएसपी के तौर पर दिखा रहे हैं। वो चाहे कांवड़ यात्रा में नाम हटा, वहां साफ दिखता है कि पक्षपात और किस तरह की जहनियत है। नाम हटाने का मामला हो, एनकाउंटर का मामला हो, बुलडोजर का मामला हो। और मुझे हैरत है आज ये सब काउंटर करने के लिए तमाम मीडिया, जिसे आप सो कॉल्ड कहा जाए मेन स्ट्रीम मीडिया, आज ये एक लिस्ट दे रहा है कि यादव या मुसलमानों से ज्यादा तो ब्राह्मण और ठाकुरों का एनकाउंटर हुआ है। मेरा इस पे सवाल नहीं है कि यादव का हुआ है या ब्राह्मण का हुआ है, लेकिन अगर हुआ है और वो फर्जी हुआ है तो उस पर सवाल उठना जरूरी है और ये पूछा जाना चाहिए। ये कोई मतलब अराजकता चल रही है कि आप जिसे चाहे उसे ठोक दें, जिसे चाहे उसका घर आपने ठोक दो का जिक्र किया। भाषा देखिए, ये जो ठोक दो नीति है जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक तमगे के तौर पर पहनते हैं, इस पर सवाल क्यों जरूरी है? आपको विकास यादव याद है, वो गैंगस्टर जिसने पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया था, फिर वो भाग गया था, फिर उसे पकड़ा गया और जब उसे वापस लाया जा रहा था तो गाड़ी पलट जाती है। अच्छा, उसको लेकर भी ये लोग उपलब्धि के तौर पर उसे लेके घूम रहे थे कि देखो हमने तो ठोक दिया, मगर हकीकत क्या है? क्या छुपाया गया? छुपाया यह गया भाषा कि उसका जो फाइनेंशियर था अवनीश अवस्थी, जो इनके खासम खास ब्यूरोक्रेट हैं, अपनी बेटी की शादी में विकास दुबे के फाइनेंशियर को बुलाते हैं, उनकी फोटो सामने आती है। बात वहां नहीं रुकती। जब अवनीश अवस्थी के पिता की मौत होती है तो 13वीं में यही जय वाजपेयी दिखाई देता है जो कि विकास दुबे का फाइनेंशियर था। और तो और इस फाइनेंशियर की फोटो स्वतंत्र देव सिंह के साथ भी दिखाई देती है। मैं ये मिसाल भाषा इसलिए दे रहा हूं कि ये जो ठोक दो है, ये आप कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने गुनाह छुपाने के लिए कर रहे हैं। गुनाह छुपाने की, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक तरह से गरीबों और अपने जो जाति के लोग नहीं हैं, जिनको आप प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, उनको मारने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बायसनेस है, ये जो भेदभाव है, भेदभाव ही नहीं अभिसार, ये जो नफरत है, दरअसल इस समय नफरत का बुलडोजर चल रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही में नहीं, असम भी कंपटीशन में है, मणिपुर कंपटीशन में। लेकिन जो शुरुआत की है सीधे सीधे पूरे निर्लज ढंग से, कोई मुख्यमंत्री कैसे बोल सकता है अपने राज्य के नागरिक के बारे में कि ये सद्भावना वाले लोग हैं, इन पे बुलडोजर चलेगा, इन्हें हम ठोक देंगे। और ठोक देना किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में, यानी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से न्याय नहीं हो सकता। जब भी सत्ता निरंकुश होती है वो ठोकने पर आती है। और ये जो एनकाउंटर है, ये इस बात की गवाही देता है कि किस तरह से पूरे जो बड़ा रैकेट था, क्योंकि हमें पता है कि पहला मुख्य सरगना कौन है, उसके गुनाहों को छुपाने के लिए इसकी एनकाउंटर में हत्या की गई है। और एक बात मैं और जोड़ दूं इसमें कि योगी जी को नहीं भूलना चाहिए कि जब वो खुद जब मुख्यमंत्री नहीं थे और आरोपी थे, उन पर शिकंजा सरकार कस रही थी, तो वही संसद में किस तरह रोए थे और संसद का संरक्षण मांगा, बिलक बिलक के रो रहे थे किस तरह। तो यही उनके राज में हो रहा है। तो फिर हम किससे संरक्षण मुकुल, इसमें हमें बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये लगातार स्थानीय पत्रकार मुझसे कह रहे हैं कि जो एटीएफ है, अब आपने वो डीके शाही को देखा, 7,000 की चप्पल पहन के साहब वो एनकाउंटर करने पहुंच गए। अच्छा, एटीएफ के कई ऑफिसर्स पर अब सवाल उठ रहा है क्योंकि इनकी हाथ में बेशुमार ताकत है जी, तो कहीं पर उगाही कर रहे हैं, उनका अपना खौफ है। आपको याद है डीके शाही का इंटरव्यू पत्रकार कर रहे थे, मिमिया रहे थे साहब, सवाल तक नहीं पूछ पा रहे थे। अखिलेश यादव ने जो आरोप लगाया उस आरोप तक को नहीं दोहरा पा रहे थे। ये खौफ है इन सो कॉल्ड एटीएफ ऑफिसर्स का। नहीं तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक है। ऊपर भी, केंद्र में भी जिस तरह एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, राज्य में भी, ये सब एक पूरा सिलसिला है और एक तरह से पूरे लोकतंत्र को मिसमार करने की एक पूरी कोशिश है कि किस तरह से। यही सारा मामला है कि वो उनसे सवाल भी नहीं पूछते, सवाल भी उन्हीं के मिजाज के पूछते हैं और उनसे वही जवाब लेके उसे चलाते हैं। और एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहूंगी, इसीलिए देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे जो गुंडा राज चल रहा है, जिस तरह से रेप हो रहे हैं, लखनऊ में जिस तरह से चलती कार में रेप होता है लड़की के साथ और एफआईआर तक नहीं होती, अंबेडकर नगर में लड़की सुसाइड कर देती है। तो ये सारी जो चीजें जिन पे मीडिया बात ही नहीं करता है, आप कह रहे हैं ठोक दो, हमने खौफ पैदा, कहाँ खौफ पैदा है योगी जी? सारे गुंडे तो वैसे ही है, मेरठ आ जाइए, चल। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि यहां पर दो नाम आ रहे हैं बार बार, डीके शाही जिसका मैंने जिक्र किया,
जो कि चप्पल पहन के वहां पहुंचते हैं, और दूसरा अमिताभ यश जो कि एडिशनल डीजी हैं। इनके राज में लगातार ये बात बढ़ रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं भाषा, कल को सत्ता परिवर्तन होता है 2027 में, इन ऑफिसर्स पर क्या कोई गाज गिरेगी? इनका क्या भविष्य है, मैं समझना चाहता हूं आपसे। देखिए, मुझे अभी तक दिखाई दिया है, चाहे गुजरात मॉडल हो चाहे बाकी मॉडल्स हो, इस तरह के जो अधिकारी हैं उन पे बहुत ही कम गाज गिरती है, क्योंकि वो सेटिंग अपनी नई सरकार से भी कर लेते हैं। लेकिन अगर विपक्ष प्रति कमिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, तो निश्चित तौर पर एक मैसेज जरूर जाना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद प्रदेश में तब्दील कर दिया है, कहीं भी कानून व्यवस्था नहीं है। अभी हमने देखा, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, सुल्तानपुर उसकी गवाही दे रहा है कि कहीं से कोई खौफ नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है, आप सामने आके मार देते हैं। सवाल तो यहाँ पुलिस अधिकारी पर उठना चाहिए था। बिल्कुल, सवाल तो यहाँ पे हेडरोल होना चाहिए था उनका कि कैसे इस गैंग को आपने इतनी इजाजत दे दी है। तो ये दिखाई दे रहा है कि इन लोगों के नाम पर, और जिस तरह से उगाही है अभी सर, मैं तो लखनऊ की रहने वाली हूं, हर एक व्यक्ति के पास अपनी कहानी है, रिपोर्टर्स के पास छापने का साहस किसी के पास नहीं है। पुलिस द्वारा, उगाही पुलिस द्वारा, जी पुलिस द्वारा, और किसके द्वारा? उगाही पुलिस ही कर रही है। तभी तो ये सारे गुंडे जिस तरह से फैले हुए, क्योंकि उनको पता है कि हम बच जाएंगे, मैं सरेंडर कर दूंगा, बच जाऊंगा, मैं दूसरे व्यक्ति को फंसा दूंगा। आप देखिए, जो लखनऊ वाला मामला है जिसने छेड़खानी की, असली दोषी नहीं पकड़ा गया अभी सर। आपने चाय पीने वाले ठेले से उठा लिया 2 लोगों को, और आपने सारे मीडिया में बता दिया कि ये मुसलमान है, ये यादव है। यही लोग दरअसल बदमाशी करते हैं। ठीक है, अब हम रुख करना चाहेंगे अपने तीसरे अहम मुद्दे का, और वो है मणिपुर। मणिपुर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहां पर स्टूडेंट्स राज्यपाल के घर पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट लॉन्च होता है, मगर दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बीरेन्द्र पर कोई कार्रवाई नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच जाते हैं, वहां पर चूंकि जूतम पैजार चल रही है भाजपा गठबंधन में, उसे संबोधित करने। प्रधानमंत्री यानी कि पॉपो रूस और यूक्रेन में तो युद्ध रुकवा सकते हैं, मगर मणिपुर के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है। क्या है इस मुद्दे का पंच, बताएंगे मुकुल। आप जो कह रहे हैं कि मोदी जी की चुप्पी कब तोड़ेंगे या क्या बोलेंगे, लेकिन मुझे उन्हें उनके बोलने का इंतजार नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अब मुझे लगता है कि मणिपुर का मामला इतना बड़ा है कि अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग होनी चाहिए। भाषा, क्या है इस मुद्दे का पंच? देखिए, मेरा मानना है कि मणिपुर में जो हो रहा है, और वहां के लोग और चुने हुए सांसद जो सवाल उठा रहे हैं कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स और इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, यानी संस्थाएं बैठ गई हैं, खत्म हो गई हैं, और संवैधानिक मोरालिटी खत्म हो गई, और इसमें सबसे बड़ी जवाबदेही केंद्र सरकार की। और यही वजह है कि 16 महीने से सुलगते मणिपुर पर एक शब्द आज तक नहीं बोल पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वे पहुंच जाते हैं सीजीआई के घर, लेकिन वे नहीं पहुंच पाते मणिपुर, जो लंबे समय से चिल्ला रहा है कि आप आइए और देखिए। कम से कम नेता प्रतिपक्ष मांग उठाते हैं, लेकिन सबको अनसुना कह के वह बताते हैं कि लोकतंत्र मेरे हिसाब से चलेगा, जनता के हिसाब से नहीं। अभी सर, क्या है इस पे आपका पंच? इस सरकार की क्या प्राथमिकता है, वो इस बात से पता चलती है कि गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र तो पहुंच सकते हैं, मगर मणिपुर जहां हालात बद से बदतर हो रहे हैं, जो कि हमारे देश का हिस्सा है, उसके प्रति किसी की जवाबदेही नहीं है। मीडिया खामोश है, क्योंकि वो जानती है कि अगर इस मुद्दे पर सवाल किया जाएगा तो सीधे भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, डबल इंजन की सरकार, वो धराशायी हो जाएगी। आप देखिए कितनी अजीबोगरीब बात है यहां पे मुकुल, कि अमित शाह महाराष्ट्र पहुंच गए साहब, हैं? महाराष्ट्र पहुंच गए। सतीश आचार्य का बहुत इंटरेस्टिंग कार्टून है, मोदी जी पंछी बनकर उड़ रहे हैं और वो पुतिन से कह रहे हैं कि मैं वॉर रुकवा दूं, पीछे मणिपुर जल रहा है। मेरे ख्याल से अब तो ये व्यंग भी नहीं है, ये हास्य भी नहीं है, यही तो हकीकत है। क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से सारे जो इनके चाटुकार एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, सब लिख रहे हैं कि साहब रूस और यूक्रेन में भारत की जबरदस्त भूमिका होगी। अरे साहब, मणिपुर को तो बचा लो पहले। नहीं, मणिपुर को वो इसलिए नहीं बचाएंगे अभिसार कि मणिपुर में जो हिंसा है
उसे जो भड़काया जा रहा है वो भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। उसके तमाम सबूत भी सामने आए हैं, किस तरह वीरेंद्र सिंह के टेप सामने आए हैं। तो वो जब उसे मैतई और कुकी में बांट के उसको पूरा ही डिवाइड कर देना चाहते हैं, और वो आपने देखा होगा कि वहां मांग भी, जो अभी वहां तमाम प्रदर्शन चल रहे हैं मैतई समुदाय के, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं कर रहे, वो राज्यपाल के खिलाफ कर रहे हैं। वो वहां के पुलिस जो चीफ हैं उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के प्रति उनमें गुस्सा नहीं, मुख्यमंत्री उनके साथ हैं और इस हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। इसी वजह से केंद्र या मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। भाषा, मुझे लगता है ये जो मणिपुर में दिखाई दे रहा है ना, ये वही सोच है जो आप केंद्र में राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं कि भैया हिंदू मुसलमानों को बांट दो, हम अपनी राजनीतिक चला देंगे। इन्हें लगा कि भाई मणिपुर में हम वही चलाएं, वही फॉर्मूला वहां पर, मगर यहां पे मैतई और कुकी के संदर्भ में चलाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बताती है भारतीय जनता पार्टी की वो बुनियादी सोच कि बांटो और राज करो, मगर मणिपुर उसका खमियाजा भुगत रहा है। देखिए, इसमें जो मणिपुर है वो एक टेस्ट केस है। कश्मीर के बाद दूसरा टेस्ट केस है इंडियन डेमोक्रेसी का, भारतीय लोकतंत्र का। क्योंकि यहां पर पूरी की पूरी तरह से जो राज्य सरकार है और राज्य सरकार के पीछे खड़ी मोदी सरकार है, वह जो वहां का बहुल समाज है, यानी मेजॉरिटी कम्युनिटी है, मैतई समाज, उसमें लगातार ये हिंसा, आग और इंफीरियोरिटी पैदा करा जा रहा है कि तुम्हारे को खा जाएंगे कुकी, तुम्हें खा जाएंगे नागा। जो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं के साथ किया जाता है, जो 80% मुगलों का राज आ जाएगा। बड़ा खतरनाक है, ये आपसे खेलना है। देखिए, ये जो खबर आई है, और कल इस बारे में जिस तरह से वहां के जो सांसद बिमोल ओकीजाम ने कहा है, वह सबको सुनना चाहिए कि यह सिर्फ मणिपुर तक नहीं रहने वाला है। ये जो पार्टीशन वो कहते हैं, ये पार्टीशन जैसा हाल है कि आप 60,000 आर्म्ड फोर्सेस के बावजूद, 60,000 आर्म्ड फोर्सेस है मणिपुर में, 32 लाख पॉपुलेशन है, और आप तब भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। और यही वजह है कि डिवाइड एंड रूल वाला जो फॉर्मूला है केंद्र सरकार का, उसी की वजह से बीरेन सिंह को लगातार प्रोटेक्शन मिल रहा है। और बीरेन सिंह आज की तारीख में अभिसार मीडिया में दिखा रहे हैं कि मैं तो केंद्र से और ज्यादा अधिकार मांग रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं आर्म्ड फोर्सेस हट जाएं। क्यों हट जाएं? ताकि कत्लेआम बड़े पैमाने पर हो जाए। और हमें ये चिंता होनी चाहिए कि जिस तरह से मणिपुर में आग बढ़ रही है, वो एक बड़े मैसेकर की तैयारी। तो मुकुल, एक तरह से कहा जा सकता है कि यहां से जो हमें दिखाई देता है, जिस शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया भाषा ने, डिवाइड एंड रूल, विभाजनकारी सोच भाजपा की दिखाई देती है। मगर सबसे बड़ी बात, डबल इंजन की सरकार जो ये हमेशा उपलब्धि के तौर पर पेश करते थे, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। नहीं, तो वही मैं कह रहा हूं, पर ये आग से खेलना है और ये बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगा मणिपुर में और उसके आसपास नॉर्थ ईस्ट में। जैसे कश्मीर का भी जिक्र किया, उसे हमें संभालते संभालते कितना समय लगा है। बिल्कुल। तो और आज भी जो जिस तरह से उसे किया जा रहा है, वहाँ चुनाव जिस तरह से हो रहे हैं, उससे भी एक नया तरह का असंतोष हो सकता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये डबल इंजन सरकार, इसे एक जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, एक जिम्मेदार रवैया अपनाना चाहिए था। लेकिन मणिपुर को लेकर, और उसी तरह चुप्पी जो हमारा चौथा स्तंभ हम कहते हैं मीडिया, उसने भी बरत ली है। तो उसे पूरा जलने दिया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसकी आग कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन ये आग बहुत खतरनाक होगी हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और हमारी एकता के लिए। और ये क्रिमिनल साइलेंस है। मैं कहूंगी कि ये हमें जरूर रखना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का ये क्रिमिनल आपराधिक साइलेंस है कि आपका अपना राज्य है, आपकी अपनी सरकार है, लोग वहां पे बोल रहे हैं, वहां का सांसद बोल रहा है, वहां के विधायक बोल रहे हैं, और आप एक शब्द नहीं बोल पाते। आप तो एक चोट लगती है तो ट्वीट कर देते हैं, मोदी जी यहाँ पर इतने लोग, 60,000 लोग बैठे हुए हैं रिलीफ कैंप्स में, मेलोडी पे ट्वीट होता है सारा। और आप यहाँ पर ये जो आपराधिक काम हो रहा है, ये हमारे, आपके और हमारे देश के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, अपने आप में बहुत शॉकिंग है। मगर जैसा कि प्रधानमंत्री की राजनीति रही है, सुविधावादी चुप्पी, जहां पर नहीं बोलना है या जिसे तरजीह नहीं देना है, उसे प्रधानमंत्री जो है उठाते हैं, एक काल्पनिक डर पैदा करते हैं कि तुम्हारी भैंसियां छीन लेंगे, तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, मगर जो असली मुद्दे हैं उस पर जोर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकुल और भाषा। इंडिया की बात में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।